सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज। इनफर्टिलिटी में या स्टेरिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल हमारी फैलोपियन ट्यूब का भी है। फैलोपियन ट्यूब है क्या? ये एक ट्यूब है जो ओवरी से यूट्रस के दरमियान है। ये एक नाली की तरह होती है और इसका काम ये है कि ओवरी से ओवम या एग को यूट्रस में लेके आती है। इसकी लंबाई मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है फीमेल्स में, और अप्रोक्सीमेटली ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नॉर्मली तो ये ठीक काम करती है। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ये फिर इनफर्टिलिटी में इसका बड़ा अहम रोल होता है, बल्कि रोल ही इसी का होता है। बाज़ का ये होता है कि ओवरीज में जो ओवम है वो सही बन रहे हैं, वो सही, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, यानी वो वहाँ से आप शिफ्ट ही नहीं हो रहे, वो यूट्रस में आ ही नहीं रहे। तो ज़ाहिर है कि वो फर्टिलिटी कहाँ से होगी, यानी कि एम्ब्रियो कहाँ बनेगा या इम्प्लांटेशन या वो सारा सिस्टम जो है वो रुक जाता है। आज हम इसकी सीधा काज पे बात करेंगे, उसके इलाज पे बात करेंगे, और उम्मीद है कि ये सब लोगों के लिए एक बड़ी मददगार होगी। और ये इससे आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि बेहतरीन अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मुगल, PhD रिसर्च स्कॉलर, इस्लामाबाद। फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की जो सबसे मेन काज है वो है इन्फेक्शन। किसी भी किस्म की इन्फेक्शन इसमें ब्लॉकेज का बायस बनती है। वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, पस बन जाती है। एक और वजह ये है कि अगर पहले कोई मिसकैरेज हुआ हो या मिसकैरेज हो तो वो भी इसकी बहुत बड़ी एक काज हो सकती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जो आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, और वो अगर चाहे वो रिमूव भी हो जाए, और वो भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह होती है। किसी किस्म का ट्यूमर या अब्सेस भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। खुदा न खास्ता ट्रॉमा, चोट वगैरह भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हैं, मम्प्स हैं, ये भी इसकी एक काज हो सकती है। और भी बेशुमार वायरल इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर PCOS हूँ, पहले कभी PCOS रही हूँ, और वो भी बाज़ का तो ओवरीज में कोई सिस्ट वगैरह बन सकती है, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ये इसका टेस्ट जो है वो HSG है। वो एक स्पेशल किस्म का वो जो फीमेल डॉक्टर्स ही करती हैं, स्पेशल किस्म का टेस्ट होता है जिसमें एक नाली के ज़रिए वो लिक्विड गुजारा जाता है, और फिर उसके एक्सरे लिए जाते हैं, और उससे पता चल जाता है कि ये ब्लॉक है नहीं है। ये तो होगी वजूहत। वजूहत तकरीबन सभी को पता होती हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके मुमकिन हल क्या हैं। देखिए, मैं अक्सर अपने वीडियोस में ज़िक्र करता रहता हूँ, अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि 3 जो डिसऑर्डर हैं, या 3 वजूहात कह सकते हैं एक बीमारी की, जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इनमें 3 वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका है जी लाइफ़स्टाइल, सेकंड है ईटिंग बिहेवियर, और तीसरा नंबर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हर बंदे को चेक करना चाहिए कि कहीं इनमें तो नहीं है। लाइफ़स्टाइल कैसा है, बहुत ज़्यादा आरामदेह तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं है। खाने पीने में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या रूटीन में हेल्दी डाइट चल रही है, या बस सिर्फ पेट बढ़ा जा रहा है। तीसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, या किसी भी किस्म का माइंड के अंदर कोई इश्यूज हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखना, अक्सर ये होता है कि माइंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बॉडी का चलाने में ये अहम किरदार अदा करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये कहते हैं कि माइंड क्रिएट द बॉडी। मुख्तलिफ पैथीज़ में इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवाले से इसका इलाज करते रहते हैं। और याद रखने कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और ये कोई इतनी लाइलाज मर्ज़ भी नहीं है। मैंने देखा है फीमेल्स हमारे पास आते हैं, मायूस होकर रोना शुरू कर देते हैं, वो क्या हुआ जी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो फिर क्या हुआ? तो इसका तो वो हम काज इलाज करते हैं, कोशिश करते हैं इसका इलाज करने की, लेकिन पेशेंट का तहम्मुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काज काज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाज़ का ये सिम्टम लेस होती है, इसकी सिम्टम नहीं होती, इसलिए काज पे बहुत ज़्यादा, वजूहात पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। बाज़ का तो इसकी डिस्मेनोरिया या पेन होती है ड्यूरिंग कोर्स, इंटरकोर्स करते हुए मसला होता है,
यानी ये वो ऐसी छोटी-सी चीज़ें हैं जो इसको स्पेसिफ़िक तो उस तरफ वो नहीं लेके जा सकती, लेकिन उससे हम मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी में सबसे पहले तो हमने इसकी काज़ देखनी है, फिर आपने इसको मियाज़्म चेक करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ऐसी डिज़ीज़ में। फिर आपके पास थूजा, पायरोजिनम, ट्यूबरकुलोनम, बेसिलाइनम, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसके बाद आ जाती है एक्स-रे आ गया, रेडियम ब्रूम, ये अपनी-अपनी अलामात के तहत बहुत बड़ी मेडिसिन है। थूजा का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। थूजा एक चूँकि जहाँ कहीं भी ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ में वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहाँ कोई ना कोई ग्रोथ हुई होती है, अक्युमुलेशन हुई होती है, तो वहाँ इस सेंस में थूजा वहाँ पे काम कर सकती है। आगे परसटीला एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, खासकर फीमेल रेमेडीज भी है और ये ब्लॉकेज के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अगर सिम्टम मुवाफक हों तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और बहुत जल्दी इस मसले को हल करा देती है। आगे सलेशिया बहुत बड़ी दवाई है इसके लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम ये अगर काम इसके सिम्टम ताकत रखती हूँ तो ये फेलोपियन ट्यूब को खोलने में या उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कलकेरिया फ्लोर हमारे पास बहुत बड़ी मेडिसिन है इसके लिए। काली सल्फ है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन ये सारी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, और ये आपका मुआलज ही एग्जैक्ट फैसला कर सकता है कि ये कौन सी मेडिसिन कहाँ कब आपको दरपेश है, क्या चाहिए सॉरी। तो इसके अलावा फेरोफास, काली और बोरेक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इस हवाले से। और आगे जाके हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलैक्स हो जाएं, लंबे लंबे सांस लें, स्माइलिंग फेस रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें, शुक्र अदा करने की आदत डालें, बहुत सारे मसाइल आपके खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। जब बंदा कोई मायूस होता है तो उसे अगर ये बात कही जाए या कोई भी मोहल्ला, देखिए हमारा जो शोबा है ये अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा शोबा बनाया है। इसलिए इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने दवाइयाँ देनी है लोगों को, हमने जिस तरह इसकी डेफिनेशन है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअली भी लोगों की मदद करनी है। लोगों को बताना है कि स्ट्रेस से कैसे बचें, बगैर दवाइयों के स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन जिस वक्त आप सुबह जागें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ज़िंदा जागे, लंबे लंबे सांस लें, कि बेशुमार लोग जो रात को सोए सुबह जागे ही नहीं हैं। ये यहीं से ही आप शुरू कर दें। यूँ ही जागें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, लंबे लंबे सांस लें, उठें और दिमाग में, जहन में कोई बात डाल दें कि आज मैंने मदद करनी है लोगों की, मखलूक खुदा की मदद करनी है, मैं जितनी कर सका या कर सकी। तो ये चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं। उठ के फिर जैसा भी आपके तरीक़ेकार हैं उस तरह काम करें तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर शिफा देगा। याद रखें, ये जितनी बीमारियाँ हैं, जितनी भी डिज़ीज़ हैं, ये डिस-ईज़, देखें डिस-ईज़ का मतलब ये है कि ईज़ को डिस कर देती हैं। याद रखें, बीमारी लगती ठीक होने के लिए है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। बशर्ते कि डॉक्टर और मरीज़ एक पेज पे आ जाएँ, डॉक्टर और मरीज़ अपने एक दूसरे के एतमाद करें, एक दूसरे पे भरोसा रखें और डॉक्टर के कान और मरीज़ की ज़ुबान जब एक पेज पे हो जाएँ तो वहाँ से शिफा का अमल शुरू हो जाता है। जो मरीज़ कह रहा है वो डॉक्टर उसको सुन रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसके साथ वो बाकी मेडिसिन या न्यूट्रिशन या डाइट जो भी चीज़ है वो उसके साथ मामून उसको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। और इस तरह ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो ये आजकल एक बड़ा इश्यू बना हुआ है। लेकिन अगर सही तरीके से इसको डायग्नोज़, सही तरीके से इसको हल कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि ये केस ठीक ना हो। आगे आ जाती है डाइट के और न्यूट्रिशन की बात। जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो फ़ौरन लोगों के ज़हन में मल्टीविटामिन आ जाते हैं। ठीक है, वो भी एक सिस्टम है, लेकिन डाइट और न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप जो कुछ खा रहे हैं इसको रिव्यू करें, खाएँ, देखें क्या खा रहे हैं। ऑर्गेनिक डाइट वो होती है जो आप सलाद की सूरत में खाते हैं, फ्रूट की सूरत में खाते हैं, सिर्फ़ उसको धो लें, उसको गरम ठंडा ना किया हो, उसको पकाया ना हो, वो आपकी ऑर्गेनिक डाइट है। और याद रखना, हर इलाके की अपनी डाइट होती है। सपोज़ हमारे यहाँ जो चीज़ें उगती हैं वो मेरे लिए हैं, वही चीज़ अगर अमेरिका में जाके मैं खाता हूँ वो उनके लिए है, क्योंकि वो उनके लिए एनवायरनमेंट है, वो माहौल है सारा, वो उनके लिए। यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ की जितनी भी सब्जियाँ या फ्रूट या जैसी भी हैं, ये हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जहाँ रहते हों उसकी सब्जियाँ
اور اس کے فروٹ زیادہ استعمال کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔